गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। बहुत आता है, बहुत छोटे मार्क्स में आता है, ज़्यादा बड़े मार्क्स में नहीं आता, लेकिन आता है, अक्सर इम्पॉर्टेंट है। तो कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि जो कूलॉम्स ला है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स, देखिए कूलॉम फोर्स काम करता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से कूलॉम का जो फोर्स है उसको वेक्टर क्वांटिटीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्ज हैं। अब दोनों चार्ज चूंकि पॉजिटिव हैं, इसलिए क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये 1 वाला जो चार्ज है इस पर जो ये लगाएगा वो इधर लगाएगा। इसको आप लिख सकते हैं F12, और 2 पर 1 की वजह से यहां लिख सकते हैं F21। देखिए समझिए बात को, दो चार्ज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस अगर मान लीजिए r है, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर को लगाएगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, उधर को लगाएगा, क्योंकि रिपल्सन होता है दो सेम चार्ज पे। तो क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया F12 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरह से F21 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ F12 को हमने बताया कि क्या चीज है, F21 क्या चीज हो सकती है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक, इतनी बात। अभी इसमें एक बात और रह गई है, पोजीशन वेक्टर। देखिए डिस्टेंस, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि ये वाला चार्ज यहां से कितना दूर है। तो जब हम इस वाले चार्ज को यहां से दूरी देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाई देखिए हम यहां खड़े हैं, सपोज हम यहां खड़े हैं, ठीक है, हमने देखा कि दूसरा वाला चार्ज किधर है, उधर है, यानी डायरेक्शन उधर हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21, यानी 1 वाला 2 से कितनी दूर है। और ये जो लिखा है, ये लिखा है आपका यूनिट वेक्टर, ये जो कैप लिख रहा है ये यूनिट वेक्टर है। अब हम यहां खड़े हैं, जब हम यहां खड़े होंगे तो उसको देखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R12, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होता है, देखिए यूनिट वेक्टर अगर कहीं लिखा है इसका मतलब ये होता है, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन देता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहां हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन देख रहे हैं। ये वाला चार्ज उधर की तरफ मुंह किए हुए है, फोर्स भले ही इस पर इधर लग रहा है लेकिन दूसरा चार्ज है कहां, उधर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21। और अगर ये वाले चार्ज को देखेंगे, भले ही इसकी वजह से फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये कितना वहां से किस डायरेक्शन में है, ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन अलग है। ये इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R12 को लिख सकते हैं R12 अपॉन R, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। अगर इस पे नोटेशन आप ऐसे लगा दीजिए तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। इसी तरह से अगर हम R21 को लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। ये देखिए इस फार्मूले से R12 वेक्टर फॉर्म में है ये, तो जब ये वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो जब आप ऊपर अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, नीचे मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो आपका यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब बात कर रहे थे हम लोग कूलॉम्स लॉ को लिखने की, जो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F12, अगर हमको F12 लिखना है तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है? मैग्नीट्यूड है, क्योंकि एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस तो उतनी ही है, डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी, चाहे हम यहाँ खड़े हो चाहे यहाँ खड़े हो, एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं बदल रही है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो अब देखिए इसके बाद हम इसके साथ में क्या लिखेंगे? R12। ये क्या चीज है? ये देखिए ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है चीज, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड को। तो ये मैग्नीट्यूड को डिपेंड कर रही है और ये डायरेक्शन को दिखा रही है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या देंगे हमको? वेक्टर। इसीलिए फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर। अगर हम इतना लिखते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहां पे हमने वेक्टर नहीं लगा रखा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जैसे हमने मान लिया, ये तो हमने एक ले लिया, दूसरा वाला अगर लेना चाहते हैं F21, तो वो कैसे लिखा जाएगा? F21 लिखिए, तो वो भी ऐसे ही लिखे जाएगा 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और उसके बीच की डिस्टेंस। और इसके साथ क्या लिखेंगे? R21, ये लिखा जाएगा R21। तो फिर से वही बात, इतना मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक वेक्टर। यानी F12 और F21 दोनों हमको वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो कैसे मालूम चलेगा डायरेक्शन अलग है? देखिए 1 पर इधर फोर्स लग रहा है, 2 पर उधर लग रहा है, टोटली इंटायर डिफरेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो इसको कैसे और लिखा जा सकता है, इसको ध्यान दें। देखिए हमारे पास वेक्टर में आपने पढ़ा है कि जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए R12, ये लिखा है। R12 का मतलब ये है कि ये यहां पर 2 वाला 1 से, भाई 2 वाला जैसे ये R12 का मतलब है ये चार्ज 2 वाला ये है, लेकिन 1 कहां पर किस तरफ है? उस तरफ है, तो इसलिए R12 ये हो गया। अगर हम इसको माइनस कर दें, देखिए R21 को R12 को अगर माइनस कर दें दोनों तरफ, मतलब जैसे अगर यहां ये लिख दें R21, तो अभी ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि R12 मतलब ये चार्ज 1 से किस डायरेक्शन में है? तो ये इधर डायरेक्शन में, माने 1 वाला चार्ज किधर है? इधर है। और R21 का मतलब 2 वाला चार्ज किधर है? वो इधर है। यानी दोनों इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई। ये इधर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इधर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक दूसरे के लिए। तो दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में तो सेम है, यहां पर देखिए सेम है, तो मैग्नीट्यूड में सेम है। लेकिन अगर हमको सेम रियल में करना है, डायरेक्शन में भी, तो आप क्या करें? इसमें माइनस साइन लगा दें, माइनस साइन लगा दें। देखिए वेक्टर में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर ए है, खूब आपने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर ए है ईस्ट की तरफ, ठीक है, अगर हम उसको वेस्ट की तरफ लाना चाहते हैं तो क्या कर दें? -a कर दें तो वेस्ट हो जाएगा, फिर वो ईस्ट में थोड़ी ना रहेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन ये माइनस लगाने का मतलब वो ईस्ट की तरफ ना करके अब हमको वेस्ट की तरफ फेस करेगा। तो अगर 21 हमारा इधर को फेस कर रहा था, R21 अगर इधर को फेस कर रहा था, अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया माइनस अपनी तरफ से, हम चाहते हैं इधर को चले गए, इधर को दिखाए, तो इसकी डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी? माइनस लगाते ही इसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। और ये वाली हमारी ऑलरेडी ऐसे ही है, ये भी हमारी ऐसे ही हो गई, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब ये R12 माइनस R21 के बराबर हो सकता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि R21, अब भाई माइनस इधर लगा दो, R21 किसके बराबर हो सकता है? माइनस R12 के बराबर हो सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। वो इसलिए मैंने बताया ताकि मैं F1 और F2 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाऊं। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? R21। इस वाले फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखिए इसको हम कर रहे हैं चेंज। अब R21 को हम क्या लिख सकते हैं?
माइनस R12। तो क्या लिख दिया हमने, माइनस R12। जैसे ये लिखेंगे तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो जाएगा और डायरेक्शन नहीं, सॉरी डायरेक्शन नहीं, क्यों, देखिए ये चीज तो हमारी इक्वल हो गई है डायरेक्शन में भी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और R12। ये माइनस यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो अब दोनों में देखिए चीज क्या बन गई, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स को हम अगर इक्वल देखें तो इस वाले में देखिए ये चीज हमारी इक्वल है, ये भी इक्वल है, R12 भी इक्वल है, ये भी चीज इक्वल है। तो डिफरेंस कहां है दोनों में, डिफरेंस ये है कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये हमको इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, F12 किसके इक्वल होगा, F21। अब इसका मतलब देखिए क्या है, ये रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए फोर्स तो बराबर ही हैं, दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं, जितना फोर्स इस पर ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पर ये लगा रहा है, म्यूचुअली इक्वल हैं, लेकिन माइनस साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन अलग है। कैसे, ये वाला जो फोर्स यहाँ, सॉरी ये जो चार्ज है ये इसको इधर ढकेल रहा है, इधर ढकेलेगा, धक्का देगा, पुल करेगा, और ये वाला उसको उधर पुल करेगा, तो दोनों की डिफरेंस हो गई डायरेक्शन। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। तो ये चीज यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये वही न्यूटन का भी रूल आप कह सकते हो, ठीक है, पूछा जाएगा तो आप ये भी कर सकते हो। वरना अगर सिर्फ वेक्टर नोटेशन में आए और आपके पास समय कम हो तो ये इतना ही लिख देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा और ज्यादा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पर कि आपके पास एग्जामिनेशन में कितना टाइम बचा है और आगे हमको कितना भी करना है, ठीक है। तो ये एक बार नोट कर लें, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट इसी सीरीज में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी बहुत अच्छी चीज है और ये आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, तो ध्यान दें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस होंगे और किसी एक पर हम फोर्स की मेजरमेंट करेंगे, तो उसी को हम एक सिद्धांत जो बनता है, एक रूल जो बनता है, एक प्रिंसिपल जो बनता है, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन, तो इस पे ध्यान देंगे हम लोग सभी लोग। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये हुआ कि आता है कि राइट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ऐसे करके आएगा, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कह सकते हो इसको, ठीक है। ऑफ चार्जेस यानी बहुत सारे मल्टीपल चार्ज रखे हो, जैसे एग्जांपल एक ये चार्ज रखा है Q1, यहां पर दूसरा चार्ज रखा है Q2, यहां पर तीसरा चार्ज रखा है Q3, यहां पर चौथा चार्ज रखा है Q4। ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, 1 2 3 4 और n चार्जेस हैं, मान लीजिए ये हम मान लें कि n चार्जेस, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे, रूल बाद में बनेगा। हम चाहते हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इन सब की वजह से जितने भी यहां पर इंडिविजुअल चार्जेस रखे हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये इस पर लगा रहा है, इधर को ये फोर्स लगा रहा है, ये इधर को लगा रहा है ऐसे, ठीक है, ये इधर को लगा रहा है ऐसे, ये इधर को लगा रहा है
ऐसे, तो बहुत सारे फोर्स काम करेंगे। इन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम लेंगे। बस यही रूल है कि if there are so many charges in space, then if we have to find out the charge on individual charge, if you have to find out charge on particular one charge, so we have to be compile in vector sum. All charges will be compiled, all forces will be compiled in vector sum. For example, suppose हमको निकालना है 1 पर लगने वाला फोर्स जो सब लगाएंगे। तो भाई सब लगाएंगे तो 1 पर 2 भी लगा रहा होगा, 1 पर 3 भी लगा रहा होगा, 1 पर 4 भी लगा रहा होगा, ऐसे बहुत सारे लगेंगे सब। तो सभी का वेक्टर सम करेंगे। और वेक्टर सम कैसे, जैसे मान लीजिए 3 फोर्सेस हैं, ये न्यूमेरिकल में भी आपको मदद करेगा। यहाँ ये चार्ज है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है इस पर, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है, और एक फोर्स इसी चार्ज पे इधर काम कर रहा है। तो इसको आप वेक्टर सम कैसे करोगे? तो भाई इसको ब्रेक करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट बनाएंगे, एक इस डायरेक्शन में बनाएंगे, थीटा है मान लीजिए, एक इस डायरेक्शन में बनाएंगे और एक इस डायरेक्शन में बनाएंगे, और ये वाला आरडी इसी डायरेक्शन में है। तो आपके पास ये तो खत्म हो गया फोर्स, आपके पास ये फोर्स बचा, ये फोर्स बचा और ये फोर्स बचा। ठीक है, अब मान लीजिए ये कहते थोड़ा सा ऐसे होता सपोज, तो ये वाला जब ब्रेक हुआ है तो ये ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हुआ। अब इसको भी ब्रेक करोगे तो आप इस डायरेक्शन में ब्रेक करोगे, इस डायरेक्शन में ब्रेक करोगे, तो आपके पास अब बचा क्या? ये चार्ज बचा, ये फोर्स बचा, ये फोर्स बचा और ये फोर्स बचा। इसको हम देखेंगे कितना रिजल्टेंट आया। अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और अगर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ एक चार्ज बचेगा। मान लीजिए ये बड़ा है, इसको माइनस कर दिया, एक फोर्स बचा हमारे, और अभी ये अभी जिंदा है, ये फोर्स हमारा जीवित है। तो आपके पास टोटल 2 ही फोर्स हुए और दोनों 90 डिग्री में है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लग जाएगा, फोर्स निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब फोर्स जो भी आएंगे आप सबको ऐड करें, लेकिन वेक्टर सम। लिटरली ऐसे ऐड नहीं करना है, ये सबको ऐड कर दिया, क्योंकि वो फिर चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज में हम हमेशा जो सम करते हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से उसको देख करके हम सम करते हैं। तो रूल यही कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस कहीं हो और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स निकालना हो, तो जितना इंडिविजुअल चार्जेस उस पर लगाएंगे उनको हम वेक्टर सम कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि चलिए ये वाले ने इस पर लगाया, ये वाले ने इस पर लगाया, ये इसने इस पर लगाया, तो क्या एक दूसरे पर नहीं लगा रहे होंगे? ये इस पर भी लगा रहा होगा, ये इस पर भी लगा रहा होगा, ये वाला इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये वाला इस पर लगा रहा होगा, ये इस पर लगा रहा होगा, ये वाला इस पर लगा रहा होगा। तो सब एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक को देख रहे हैं तो बाकी का फोर्स हम नहीं समझेंगे। लेकिन सिस्टम में अगर ये कहीं पे स्टेबिलिटी है, देखिए अगर सब चार्ज रखे हुए एक जगह, इस नेचुरल सी बात है कि अगर किसी स्पेस में सारे चार्ज रखे हुए हैं तो उस सिस्टम में जहां पे उस जगह पर जहां सारे चार्ज रखे हैं वहां पर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ही होगी, तभी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सारे। इसका मतलब जो एक दूसरे पर लगा रहे होंगे वो सब एक दूसरे के जो लगने वाले फोर्स हैं वो अपने आप कैंसल आउट हो रहे होंगे, तभी उस स्पेस में सारे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज ये संभव ही नहीं है। ठीक है, जब संभव ही नहीं है कि सारे उस स्पेस में आप कहां, जब चार्ज रहेगा ही नहीं तो आप किस पे क्या फोर्स लगाओगे? तो अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके जो अपने एक दूसरे पे लगने वाले फोर्स हैं उनको सबको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसल कर रहे होंगे। कैंसल ना करते होते तो उस सिस्टम में वो चार्ज एग्जिस्ट ही ना करते। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है नेक्स्ट कमेंट उसमें सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों।
तब तक के लिए आप लोग पढ़ें और कोई दिक्कत हो तो पूछें। ठीक है, नमस्कार।